हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है सौरताप इंसोलेशन का। सीधे सीधे बात करें तो सन से, सूर्य से जो एनर्जी अर्थ को, पृथ्वी को आती है, हम उसकी बात करने वाले हैं। और इसलिए इसको बोलते हैं सौरताप, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो ये एक्चुअली इन से इन इनकमिंग, आई एन से इनकमिंग है, सोलर, और ये रेडिएशन का TAION ले लिया है। तो ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, जो सूर्य का ताप होता है, जो अर्थ तक आता है, एक्चुअली अर्थ की एनर्जी का जो मेजर सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है, वो यही है। जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं अर्थ पे, जो भी चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे कोई थर्मल प्रोसेस हो, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी लाइफ है, वो पूरी तरह सोलर एनर्जी पे डिपेंड करती है। इसलिए इसकी हम स्टडी करते हैं। और ये किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, मतलब सन से स्टार्ट होती है तो सन में वो कैसे बनती है, और अर्थ तक आने तक, यहाँ एब्जॉर्ब होने तक, रिफ्लेक्ट होने तक, इसके साथ जो जो होता है उसकी स्टडी हम करने वाले हैं इंसुलेशन के अंदर में। तो इंसुलेशन एक्चुअली होता क्या है, सन में, सन का जो कोर वाला पार्ट है, अंदर अंदरूनी हिस्सा है, उसको कोर बोलते हैं। इस कोर में क्या होता है, कोर में हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो फ्यूज़ होके, फ्यूजन रिएक्शन आपने सुना होगा, वो फ्यूज़ होके हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी जो रिलीज होती है वो सूर्य का जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। और इसका जो एटमॉस्फेयर होता है, जैसे जैसे अर्थ है, अर्थ के 1000 किलोमीटर तक उसका वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, तो सन के एटमॉस्फेयर को बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। ये लिखा हुआ है, सन का जो एटमॉस्फेयर होता है क्रोमोस्फेयर। तो ये जो फोटोस्फेयर और उसके आगे क्रोमोस्फेयर, यहाँ तक जो सन की एनर्जी जो है ना, वो आती है कंडक्शन या कन्वेक्शन के फॉर्म में। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीन तरीके से एनर्जी कहीं भी प्रोपेगेट करती है, बढ़ती है। जो भी ऊर्जा है वो बढ़ती है। जैसे पानी गर्म होता है वो कन्वेक्शन से, और कंडक्शन से किसी सॉलिड में, जैसे वायर में कोई वेव जाती है, कोई तरंग जाती है, तो वो कंडक्शन की प्रोसेस होती है। ऐसी रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन यानी विकिरण, विकिरण जो होता है इसमें किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। सन से जो एनर्जी आती है, सन से जो प्रकाश आता है, जो ऊर्जा आती है, प्रकाश बोलना तो सही नहीं होगा उसको, क्योंकि सिर्फ प्रकाश नहीं होता उसको, वही इंसोलेशन है। अब ये सन से जो ऊर्जा आती है वो किस फॉर्म में आती है, तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फोटोन। फोटोन होते हैं एनर्जी के पैकेट्स, इसके फॉर्म में सन से निकलती है, सन के क्रोमोस्फेयर से, यानी सन का वायुमंडल है ये। और ये किस किस प्रोसेस से निकलती है, विकिरण से, रेडिएशन होता है इसका वहाँ से लगातार, सन की सरफेस से लगातार विकिरण होता है। और इस फोटोन का, ये जो एनर्जी पैकेट है फोटोन, एक फोटोन को अगर हम एनालिसिस करें, उसको खोल के देखें, तो हमें मिलेगा ये स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम जो होता है, ये शॉर्ट वेव होता है। एक बात याद रखिए आप, कोई भी ज़्यादा बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, कोई ऐसा स्रोत होगा जिसकी ऊर्जा बहुत बहुत हाई है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कैसे हम ग्राफ में शो करें, मान लीजिए कोई ग्राफ है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, ये ऐसे जल्दी से, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं। और कोई लो एनर्जी का मीडियम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब 1 सेकंड में कहिए कुछ ही फ्रीक्वेंसीज आए, ये एक ही वेव बन पाए, और ये हाई फ्रीक्वेंसी है। पर वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ यानी यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक का जो लेंथ है, एक वेव की लंबाई, वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये सब में हमको नहीं जानना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाई एनर्जी का जो सोर्स होते हैं, उनसे जो रेडिएशन निकलता है, उनसे जो वेव निकलती है, जो तरंग निकलती है, वो शॉर्ट वेव होती है, यानी उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती है। इसकी देखिए वेवलेंथ शॉर्ट है ना, एक वेव जो कंप्लीट हो रही है वो वेवलेंथ शॉर्ट है, इसलिए उसको लघु लघु तरंग या शॉर्ट वेव बोलते हैं। तो सन से जो आएगी, निकलेगी लाइट, सन से जो ऊर्जा निकलेगी, उस वो होगी शॉर्ट वेव। और अर्थ में तो हमारा कोई एनर्जी सोर्स इतना हैवी है नहीं सन के मुकाबले, तो उससे जब वापस होती है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग वेव, यानी दीर्घ तरंग। इतना आप याद रखिए। तो शॉर्ट वेव ये जो निकली सन से, उसको हमने एनालाइज किया फोटोन को जब, तो उसके अंदर ये है स्पेक्ट्रम। और शॉर्ट वेव मतलब माइक्रोन में, उनकी जो वेवलेंथ होती है, उनकी जो तरंग दैर्घ्य है, उसको माइक्रोन में नापते हैं हम। तो इसको जब एक स्पेक्ट्रम को खोल के हम देखें, तो उसमें सबसे पहले होता है एक्स और गामा रेज। एक्स और गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी, 0.0052 टू 0.01 माइक्रोन होती है। तो ये बहुत ही छोटी होती है। तो ये जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है ना, तो आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आयनाइजेशन करता है। ये हमने एटमॉस्फेयर के जो परतें हैं, वायुमंडल की परतों वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उसमें। तो ये एक्स वाई जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पर, आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में। उसके बाद ये जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं, ये जब आती हैं तो ये
एटमॉस्फेयर में ही एंटर करने के बाद एटमॉस्फेयर की जो नीचे से अगर ऊपर जाए तो सेकंड लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। तो उस ओजोन लेयर में ये एब्जॉर्ब हो जाती है। ये अगर पृथ्वी तक आ जाए तो ये कई तरह की बीमारियां, कई तरह की डिजीजेस पैदा कर सकती हैं, जैसे कि जिनमें से खास है स्किन कैंसर हम लोगों को हो सकता है। तो ये ओजोन लेयर, ओजोन की जो परत होती है वो यूवी रेज से हमको बचाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें है वो है विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट मतलब प्रकाश, मतलब जिसको हम देख सकते हैं। ये वेवलेंथ इतनी छोटी थी, तरंगदैर्घ्य इतनी छोटी थी कि इनको, इन लाइट्स को हम देख नहीं सकते थे। अब यहाँ से बढ़ना शुरू हुई, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, तो विजिबल, विबग्योर आप जानते होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसे करके रेड तक। तो इसमें सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी, वायलेट की, सबसे बड़ी किसकी, रेड की। इससे होता क्या है, रेड हमें सबसे दूर तक दिखाई देती है। इसीलिए आप जब देखते हैं कि शाम को सूरज ढल जाता है या सुबह सूरज निकलने वाला होता है तो सबसे पहले या सबसे बाद में हमको रेड लाइट ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो आखिरी तक दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। ये सबसे शॉर्ट है वायलेट, ये सबसे ज़्यादा है। इसलिए ग्रीन और रेड को ट्रैफिक सिग्नल में भी यूज़ किया जाता है। यहीं पर एक रीज़न और है कि जब आसमान हमको जो ब्लू दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि जब ये लाइट, विजिबल लाइट नीचे आ रही होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसका ब्लू लाइट का जो स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन है, वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हमें ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। सवाल ये होता है कि वायलेट और इंडिगो क्यों नहीं दिखाई देती, वो तो इसके पहले आ गई। तो ये इतनी ज़्यादा शॉर्ट हैं, ब्लू ब्लू उस रेंज की है कि हमको ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है। वायलेट और इंडिगो हमें नहीं दिखाई देती क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है, क्योंकि ये शॉर्ट वाली साइड से आ रही हैं। ये हो गया। उसके बाद इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड रेड तरंगे जो हैं, इनका, ये हमारी विजिबल रेंज में नहीं है, इनको हम देख तो नहीं सकते, पर हमारे साइंटिस्ट इसको सैटेलाइट्स में यूज़ करके, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आपने सुना होगा, उनमें यूज़ करके जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका मौसम, उसकी वन फॉरेस्ट, आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है कि कहाँ पर कितने जंगल हैं, वो सब, और यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर कहाँ कौन सा मिनरल मिल रहा है वो तक भी पता लगाते हैं। तो इसका बहुत यूज़ हो रहा है आजकल। उसके बाद आती है हीट वेव जो होती है, ये ज़मीन पे जब आती है तो इसको हमारे पेड़ पौधे पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। आपको पता ही है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में लाइट, यानी लाइट और हीट दोनों का यूज़ होता है, और उसको फिर जैव जैव ऊर्जा में ये कन्वर्ट कर लेते हैं पेड़ पौधे हमारे। तो इस तरीके से ये पूरी जो स्पेक्ट्रम है वो हमारी अर्थ की तरफ आ रही है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, इंफ्रारेड लाइट तक। पर इसके ये 1000 किलोमीटर तक, आपने अगर एटमॉस्फेयर वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि वायुमंडल जो हमारा होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है, वो 1000 किलोमीटर तक अर्थ की सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर तक होता है। इसके बाद मैग्नेटोस्फेयर शुरू हो जाता है। तो 1000 किलोमीटर पे ही ये जो सन की लाइट आ रही है, सन की जो एनर्जी आ रही है, ऊर्जा आ रही है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मान लीजिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लिया हमने, पकड़ा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी एनर्जी पर मिनट आ रही है, मतलब 1 मिनट में इस छोटे से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी सन से एनर्जी आ रही है, उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? सोलर कांस्टेंट, यानी सौर स्थिरांक। क्या बोलते हैं? सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक किसको? 1000 किलोमीटर जितनी एनर्जी 1 सेंटीमीटर के एरिया में, 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट निकाला में, उसमें जितनी आ रही है। तो क्या ये सौर स्थिरांक हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये तो एटमॉस्फेयर के ऊपर है? नहीं। तो कब नहीं होता? कब लगता है आपको कि यहाँ पर मतलब पृथ्वी से 1000 किलोमीटर कब सौर स्थिरांक चेंज होगा? ये तो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि सन के तो पृथ्वी हमेशा चारों तरफ है। पर आपको पता है कि जो पृथ्वी है हमारी, वो अगर ये सन है तो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, मतलब ये सर्कल नहीं होता, इलिप्टिकल होता है। तो इसकी कहीं एक जगह रेडियस ज़्यादा होती है, एक कम होती है। तो जब सन से, सूर्य से पृथ्वी हमारी सबसे ज़्यादा दूर होती है, तो इसको बोलते हैं एपीहीलियन। इस सिचुएशन को बोलते हैं जब सबसे ज़्यादा दूर होती है, इसको बोलते हैं अपसौर, अपसौर या एपीहीलियन। और इसको बोलते हैं जब सबसे पास होती है, पेरीहीलियन या उपसौर। सबसे दूर एपीहीलियन, अपसौर, सबसे पास पेरीहीलियन, उपसौर। ये कब होता है? ये होता है पेरीहीलियन, यानी अपसौर जो होता है, अपसौर जो होता है वो जनवरी में होता है। यानी सबसे दूर कब है? जनवरी के महीने में। और सबसे पास कब है? जुलाई के महीने में। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि जनवरी में तो हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, जनवरी में हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, और हम क्या बता रहे हैं कि पेरीहीलियन यानी अपसौर जनवरी में हो रहा है, यानी सन से, सूर्य से पृथ्वी सबसे दूर है, और हीट तो हमको, एनर्जी तो हमको सन से ही मिल रही है। तो इस टाइम तो ठंड नहीं पड़ना चाहिए, सॉरी, पेरीहीलियन सबसे पास है, जनवरी में सबसे पास है, तो इस टाइम तो गर्मी पड़ना चाहिए। जनवरी में हमारे यहाँ जबकि ठंड पड़ती है। उसका रीज़न ये होता है कि अर्थ जो है, अर्थ की जो एक्सिस है ना, वो टिल्टेड है। आपको पता होगा, थोड़ी सी ऐसी है सन के सामने। मान लीजिए ये सन है, तो इसके सामने ऐसी स्ट्रेट नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है, ऐसी स्ट्रेट नहीं है, ऐसी टिल्टेड है। मतलब अगर ये सन है, सर्किल है, तो ये टिल्टेड है। होप आपको समझ में आ रहा हो। ये मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ।
मान लीजिए ये सन है, तो हमारी अर्थ ऐसी नहीं है इसके सामने, मतलब उसकी जो एक्सिस है ना ऐसी नहीं है, उसकी एक्सिस है कुछ ऐसी। तो ये अर्थ जब चारों तरफ ऐसे घूमती है, इसके चारों तरफ घूमती है, तो कभी इसका दक्षिणी गोलार्ध ज़्यादा सन के सामने होता है क्योंकि ऐसे होता है, ऐसे ना होके ऐसे है। जैसे मेरा हाथ आपको दिख रहा है स्ट्रेट होता तो ऐसे होता, पर कभी ये ऐसे सामने होता है और कभी इसका ये वाला पार्ट सामने आ जाता है नॉर्थ वाला, कभी ये वाला सामने आ जाता है। तो जनवरी के टाइम पे क्या होता है, इसका ना दक्षिणी गोलार्ध जो होता है ना अर्थ का नीचे वाला पार्ट, इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो सन के ज़्यादा सामने होता है। तो इससे ज़्यादा एनर्जी तो जनवरी में आ रही होती है, ज़्यादा एनर्जी तो पेरिहिलियन जनवरी के टाइम पे ही आ रही होती है। पर क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध उसके सामने है, साउथ हेमिस्फीयर उसके सामने है, इसलिए इस टाइम पर हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा गर्मी मिलती है। ये उसका रीज़न हो गया। इसके बाद एक बात समझने वाली ये है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इंसोलेशन यानी कि सूर्यताप और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इंसोलेशन यानी सूर्यताप और तापमान में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंसोलेशन तो आपने देख लिया, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो ये जो नीचे आ रहा है अर्थ में और ये एब्जॉर्ब होगा। इसके पहले आप एक कंसेप्ट और सुन लीजिए, सॉरी, इसके पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, फिर हम उस पर आएंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है। इसको सोलर कांस्टेंट को यानी सौर स्थिरांक को सोलारी मीटर से नापते हैं और इसकी वैल्यू जनरली दो कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है, यानी 1 मिनट में 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमको एनर्जी मिलती है सन से जनरली। पर ये पेरीहिलियन और अपहीलियन के साथ चेंज होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि अब जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ये लाइट, ये एनर्जी जो है सन की, तो इसके साथ क्या होता है। सन ने जब एंटर किया तो सबसे पहले तो इसको 12-13 किलोमीटर के ऊपर क्लाउड मिलेंगे, बादल मिलेंगे। इन बादलों में हिमकण होते हैं, आइस, क्रिस्टल ऑफ आइस होते हैं, आइस यानी बर्फ। तो इन बर्फ से टकरा के जो जो किरणें हैं सन की, ये वापस लौट जाती हैं। कितनी, पूरी नहीं, पर समझिए कि आप डिपेंड करता है कि कैसा क्रिस्टल है, कितना ठोस और क्या है, उस पर 80% से 90%, 95% तक भी लौट सकती हैं। और नीचे इनको वाटर वेपर मिलते हैं। वाटर वेपर में ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, परावर्तन। आइस क्रिस्टल के साथ क्या हुआ, हिमकणों के साथ रिफ्लेक्शन, परावर्तन। वाटर वेपर्स जब मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, ही हमारे वाटर वेपर्स भी हैं, वाटर वेपर्स यानी वाष्प कण, तो उनके साथ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। उसमें ये वाटर वेपर जो होते हैं, वाष्प कण जो होते हैं, उसमें ये एनर्जी अवशोषित होती है। इसके अलावा और नीचे आने पर धूल के कण मिलते हैं यानी डस्ट पार्टिकल्स। छोटे डस्ट पार्टिकल्स में ये लाइट स्कैटरिंग, प्रकीर्णन होता है इसका, यानी यहाँ वहाँ छितर जाते हैं, यहाँ वहाँ फैल जाती हैं। और नीचे और हैवी पार्टिकल्स में, जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा हैवी गैस, ज़्यादा हैवी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर में, और नीचे इनको बड़े डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं। यहाँ पर लाइट का डिफ्यूजन यानी प्रसार होता है। यानी जो मॉर्निंग में आपको आपने देखा होगा सांद्र प्रकाश जिसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लाइट, और या तो शाम को, या फिर आप कभी लाइट गई हो आपके घर में और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हो और उससे जो लाइट छन के आती है, वो डिफ्यूजन होता है। तो वो डिफ्यूजन होता है, प्रसार। तो एटमॉस्फेयर में इसके साथ क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो आइस पार्टिकल्स मिले, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया। ये रिफ्लेक्शन ही एल्बीडो कहलाता है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो एनर्जी आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई बिना एब्जॉर्ब हुए, ये कहलाती है एल्बीडो। तो ये डिपेंड करती है कि किस चीज़ से ये लौट रही है। जैसे जब अर्थ सरफेस पे पहुंचेगी और किसी हिल के टॉप पे उसके ऊपर आइस कैप है यानी बर्फ जमी हुई है, तो उससे तकरीबन 80% जो होती है एनर्जी वापस लौट जाती है, बिना उसमें अवशोषित, बिना एब्जॉर्ब हुए। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, वाटर वेपर में इसका अवशोषण हो गया यानी एब्जॉर्प्शन हो गया, डस्ट पार्टिकल्स में इसकी स्कैटरिंग हुई, प्रकीर्णन हुआ, और बड़े डस्ट पार्टिकल्स में डिफ्यूजन हुआ। अब ये नीचे आई, और नीचे आई तो अलग अलग सरफेस मिलेंगे इसको। कहीं पर इसको वाटर बॉडी मिलेगी यानी पानी मिलेगा, जल मिलेगा। पानी में काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, अंदर तक चली जाती है, इसलिए पानी ज़्यादा और गर्म और अंदर तक गर्म होता है। तकरीबन 97% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 2-3% ही एल्बीडो होता है इसका, वापस लौटता है। वहीं पर बर्फ़ का मैंने बताया, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस होता है इसलिए ज़्यादा एल्बीडो होता है इसको, ये लौट जाती है। और रॉक्स पे फिर कितना परसेंट, ये डिपेंड करता है रॉक किस किस्म की है, क्रिस्टलाइन है या सेडिमेंट्री है, किस किस्म की रॉक है, सॉफ्ट है, हार्ड है, उस पर डिपेंड करेगा कितना वापस हो रहा है। पर ये जो रॉक और अर्थ सरफेस है, इस पे जो, इससे जो वापस होती है ना ये एनर्जी, ये लॉन्ग वेव होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि अर्थ जो है वो सन के मुकाबले बहुत छोटा है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्रोत एनर्जी का बहुत छोटा है, इसलिए इससे जो वेव वापस होती है वो दीर्घ तरंग होती है, लघु तरंग नहीं होती। लघु तरंग हाई एनर्जी सोर्स से होती है, जो कि सन से आ रही थी, वो लघु तरंग है। ठीक है, अब हम अपने उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसको हमने छोड़ा था ऊपर, कि इंसुलेशन और टेम्परेचर, सूर्य ताप और तापमान में क्या अंतर है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको मैंने जैसे यहाँ पर बताया
इंसुलेशन या सौर ताप वहाँ तक कहलाता है जब ये एनर्जी आई 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 और अर्थ सरफेस में एब्जॉर्ब हो गई, अवशोषित हो गई, यहाँ हीट, यहाँ तक इंसुलेशन कहलाएगा, सूर्य तप सौर तप कहलाएगा। अब जब इससे दिन डे टाइम निकल गया, दिन का टाइम बीत गया, रात को इससे वापस इससे निकलना शुरू होगी एनर्जी, जो कि लॉन्ग वेव यानी दीर्घ तरंग के फॉर्म में होगी, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका आप समझ लीजिए, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका यह है कि सूर्य से ये जो भी एनर्जी आ रही थी ना, इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास की जो गर्मी आप महसूस करते हैं ना, वो नहीं होती, वो होती है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ना, या ये जो अर्थ सरफेस से वापस लॉन्ग वेव लौट रही है, गर्मी उससे होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या हो जाएगा इंसुलेशन टेम्परेचर में? पहली बात तो दोनों का डायरेक्शन अलग है, वो ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जाता है। फिर हाइट में इंसुलेशन ज़्यादा होता है, जितने ऊपर होगा इंसुलेशन ज़्यादा होता है, जबकि आप जानते हैं कि रेडिएशन जो होता है इससे जो निकलता है, ये अपने सरफेस से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकला, जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है ये कम होता जाता है, यानी ठंडी, इसको ठंड मिलती जाती है। तो हाइट के साथ ये बढ़ता है, इंसुलेशन बढ़ता है, ये घटता है। ये शॉर्ट वेव होती है, इंसुलेशन लघु तरंगें होती हैं, और टेम्परेचर जो होती है दीर्घ तरंग होती है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और उठता है, एल्बीडो, जिसकी हम बात कर रहे थे बहुत देर से। एल्बीडो क्या होता है? तो सीधी बात है, ये जो एनर्जी का रिफ्लेक्शन है, यानी कि वो एनर्जी का वो हिस्सा जो बिना सरफेस में एब्जॉर्ब हुए, बिना अर्थ सरफेस में या किसी भी सरफेस में एब्जॉर्ब हुए, बिना अवशोषित हुए सीधा सीधा वापस लौट गया, उसको हम एल्बीडो बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछी जाती है क्वेश्चन में। तो सवाल ये उठता है कि मैंने आपको बताया कि जो इंसुलेशन आया यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, और इसको बोलते हैं इंसुलेशन, यानी कि सौर्य ताप, और तापमान उसको बोलते हैं कि जब ये वापस लौटा, रिफ्लेक्शन हुआ इसका। तो एल्बीडो को क्या मानेंगे आप? एल्बीडो को इंसुलेशन मानेंगे या टेम्परेचर, सौर्य ताप मानेंगे कि तापमान? इसको हमको इंसुलेशन यानी सौर्य ताप मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आया और ये जो लौटा, ये रिफ्लेक्शन जो हुआ ना, ये बिल्कुल भी यहाँ पर एब्सॉर्ब नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात कि ये एल्बीडो जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये शॉर्ट वेव ही है, शॉर्ट वेव के फॉर्म में ही लौट जाता है, लघु ये लघु तरंग के फॉर्म में ही लौट जाता है। इसकी दीर्घ तरंग नहीं होती जैसे कि टेम्परेचर में होती थी, सबसे बड़ा उसका कैरेक्टरिस्टिक। इसलिए एल्बीडो जो है उसको इंसुलेशन ही माना जाएगा। इसी के साथ एक टर्म और आ जाती है, कृष्णिका सीमा, यानी ब्लैक बॉडी लिमिट। ब्लैक बॉडी लिमिट क्या होती है? ब्लैक बॉडी लिमिट वो होती है किसी भी सरफेस की कैपेसिटी, किसी भी सरफेस की मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी उसकी अधिकतम क्षमता, किस चीज़ की? या तो हीट को, ये जो एनर्जी आ रही है इसको अवशोषित करने की, एब्जॉर्ब करने की, या उसको रेडिएट करने की। ये दोनों बराबर ही होते हैं, जितना एब्जॉर्ब करती है कोई सरफेस उतना ही लौटा भी देती है। किरचॉफ्स लॉ होता है, ये क्या होता है? किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का नियम होता है, किरचॉफ्स लॉ। जितना कोई बॉडी एब्जॉर्ब करती है उतना लौटा देती है। तो मैक्सिमम जितना वो एब्जॉर्ब या रेडिएट कर सकती है बॉडी, उसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी लिमिट। मतलब जो बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, उसकी लिमिट, या कृष्णिका सीमा। कृष्ण यानी भी काला ही होता है, लिमिट सीमा, कृष्णिका सीमा, राइट। एक लास्ट चीज़ जो हम देखने वाले हैं इंसुलेशन के अंडर में, वो ये है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि इंसुलेशन को, जिसका इंसुलेशन पे फ़र्क पड़ता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन, तो दो कैटेगरी में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं इंसुलेशन को, सौरताप को जो अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स। एक अपार्थिव, एक पार्थिव, यानी एक टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यानी जो अर्थ से रिलेटेड है, जो चीज़ अर्थ से जुड़ी हुई है, ऐसे फैक्टर्स। और एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, यानी जो स्पेस की बात हो गई, मतलब अर्थ से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी अर्थ का ही पार्ट कहला जाएगा मान लो। तो इसके ऊपर जो शुरू होती है लिमिट सन तक, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंसुलेशन को अफेक्ट करती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि सन से निकलती है ये एनर्जी, तो वहीं से शुरू करते हैं। सन स्पॉट, सन स्पॉट क्या होता है? सन के अंदर मैंने आपको बताया ना कि कोर के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और उसी से एनर्जी निकलती है। तो ये जो कन्वर्जन है हमेशा एक ही रेट में नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम होता है, और उसके परिणाम स्वरूप, उसके एज ए रिजल्ट, ये एनर्जी कम ज़्यादा अर्थ पे होती है। तो ये इंसुलेशन कम ज़्यादा हो जाता है। ये फर्स्ट हो गया हमारा। फिर उपसौर और अपसौर, यानी कि जब अर्थ सबसे नज़दीक होती है सन के और अर्थ सबसे दूर होती है। तो एपीलियन यानी सबसे दूर, अपसौर यानी सबसे दूर, उपसौर यानी सबसे पास होती है। तो कम ज़्यादा, पास और दूर भी होती है, तो हमने देखा ना कि इंसुलेशन कम ज़्यादा होता है उससे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा अर्थ है, तो ये फ्लैट तो नहीं है, ये कर्वेचर है इसका, ये गोल है। यहाँ से सन की एनर्जी, लाइट आ रही है। तो जब इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पे सन की लाइट पड़ेगी, तो ये बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे एक पेपर लगा दें तो ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट, सबसे ज़्यादा इसका इंसुलेशन पाएगी अर्थ, जब भूमध्य रेखा के ऊपर होती है ना। कब कब होती है? जून और सितंबर में, 21 जून और 23 सितंबर में होती है। ये डेट्स आपको याद होना चाहिए। तो ये पेपर अगर हम लगाएं जब 90 डिग्री होती है ना, भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, तो मैक्सिमम इंसुलेशन हमको इसका मिलता है। अब जैसे जैसे हम ये
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य पूरे साल में ऊपर नीचे होता है, इससे और इसके बीच में होता है पूरे सूर्य। तो जैसे जैसे इसकी लाइट मतलब जिस जगह पे सन होगा 90 डिग्री पे ना, वहाँ सबसे ज़्यादा इसका इंसोलेशन मिलेगा। उसके अलावा बाकी सब जगह जैसे मान लीजिए भूमध्य रेखा के ऊपर है तो यहाँ 90 डिग्री पे मिल रहा, यहाँ पर इसकी इस टाइम लाइट कितनी मिलेगी, ये एंगल में आ जाएगी। ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब तिरछी लाइट पड़ती है ना, तो वो ज़्यादा एरिया में फैल जाती है, इसलिए उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए मतलब इंसोलेशन हमको कम मिलता है, यानी सौरताप कम मिलता है। अब हम आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल जो पृथ्वी से रिलेटेड चीज फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या है। तो जीवीडी डेंसिटी यानी गैस, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स, गैस, वाष्प कण और धूल के कण जो हैं वो कितने ज़्यादा मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी हमने पीछे देखा, हमने यहाँ पर देखा था कि डस्ट पार्टिकल से स्कैटरिंग हो रही है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर वेपर से, यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है, हमने पहले देख ही लिया कि ये कैसे जिम्मेदार है इसके लिए। उसके बाद इंसुलेशन पे और किस चीज़ का फर्क पड़ता है, बादल का। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आइडियली ये जो अर्थ है हमारी, जब सन इक्वेटर के ऊपर चमकेगा तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमको इंसुलेशन मिलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। आप देखिए कि जैसे थार रेगिस्तान है वो मकर रेखा पे है, यानी कि कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, यहाँ सबसे ज़्यादा हीट होती है। इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा हीट नहीं होती। जितने बड़े डेजर्ट्स हैं वो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा या मकर रेखा के ऊपर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी वाटर बॉडीज़ हैं इससे सन की लाइट पाके उतनी ज़्यादा उससे क्लाउड या कि बादल बनाती हैं। जब ये बादल बनाती हैं तो इंसुलेशन को ये रोकता है बादल, इसलिए इसका इंसुलेशन कम होता है। तो ये बादल रिस्पॉन्सिबल हो गए, यानी क्लाउड रिस्पॉन्सिबल हो गए। उसके बाद वॉल्केनिक डस्ट यानी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से जो धूल के कण निकलते हैं, तो ज्वालामुखी की धूल के कण जो होते हैं ना, वो ज्वालामुखी के वाले ऊपर एरिया में ही सटे रहते हैं। जबकि अर्थ मूव करती है, अर्थ तो मूव करती है तो वो अपनी जगह से मूव होना चाहिए, पर क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उन धूल के कणों को अपने साथ 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 खींचती है, तो इसलिए इंसुलेशन को वो रोकते हैं। जो धूल के कण है, मैंने बताया आपको कि इंसुलेशन धूल के कण से स्कैटरिंग और डिफ्यूजन हो जाता है, यानी इंसुलेशन को वो रोक रहे हैं, अवरुद्ध कर रहे हैं उसको, यानी जो उसके नीचे का सर्फ एरिया है उसको ठंडा करते हैं ये वोल्केनिक। इसके अलावा फिर पेड़ के नीचे आप बैठ जाइए, आपको पूरी धूप मिलती है क्या, नहीं मिलती। यानी अर्थ सरफेस तक जाने में फॉरेस्ट भी तो, फॉरेस्ट, जंगल, पेड़, प्लांट्स, ये सब भी तो रोक रहे हैं। तो ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन। अगर आपको ये जो कंटेंट है आपके किसी काम का है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियोज़ में डालते रहता हूँ। थैंक यू सो मच।